एवरीवन, मैं महेंद्र सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूं। तो बढ़ते हैं प्रश्न श्रृंखला की ओर। आज 11 प्रश्नों को लिया गया है। जैसा कि 2 दिनों से हम लगातार प्रश्नों की श्रृंखला को हल कर रहे हैं और उनका विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। ये आपके सभी वनडे एग्जाम जैसे लेखपाल, जेल वार्डन, पुलिस, SSC GD में महत्वपूर्ण साबित होंगे और सुपर टीटी और BEO के लिए भी ये महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसलिए आप रिविजन करते रहिए, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हरित बाल रोग किस फसल में होता है? हरित बाल रोग किस फसल में होता है? तो ऑप्शन ए बाजरा, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी भिंडी, ऑप्शन ई आलू, ऑप्शन एफ मक्का। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतने सारे ऑप्शन क्यों लिखे गए हैं। ये अपनी जानकारी के लिए है, अपने नोट्स के लिए है। तो इसमें हरित बाल रोग बाजरा में होता है। किस फसल में होता है? तो ये हरित बाल रोग आपका बाजरा फसल में होता है। अगर हम बात करें कि चना में कौन सा रोग होता है, तो चना में उकठा नामक एक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? उकठा। उसे विल्ट रोग भी इंग्लिश में कहते हैं। तो उकठा नामक रोग आपका चना में होता है। गेहूं में करनाल बंट, काला कीट, स्मट नामक कवक जनित रोग हो जाते हैं। कौन कौन से? फिर से सुनिए। करनाल बंट, काला कीट जिसे ब्लैक रस्ट बोलते हैं, तथा स्मट नामक कवक जनित फंगी जिसे बोला जाता है नामक रोग हो जाते हैं। तो इसे भी याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। गेहूं के भी, चना में आपका उकठा हो जाता है। भिंडी की बात करें तो येलो वेन मैजिक पीत वर्ण सिरा रोग भिंडी में हो जाता है, जो वायरस से फैलता है। किससे फैलता है? तो ये वायरस से फैलता है भिंडी वाला रोग। अगली बात करें आलू में ब्लैक हार्ट नामक रोग हो जाता है। इंपॉर्टेंट है बहुत ही आलू वाला। ब्लैक हार्ट नामक आलू में रोग हो जाता है और प्रमुख रूप से ऑक्सीजन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? तो ये रोग ऑक्सीजन की कमी से होता है। मक्का की बात करें तो इसमें सफेद सफेद कलियां हो जाती हैं। इसकी पत्तियों के शीर्ष जो हैं वो सफेद हो जाते हैं। ये जिंक की कमी से रोग होता है। किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से रोग होता है। फसलों की बात करें तो 3 प्रकार की फसल होती है। खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। तो आप इसको खरज से याद रखिएगा, क्रम ना भूले। बारिश में ही सारी फसलें बोई जाती है। खरज से खरीफ, रबी, जायद। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। प्रमुख खरीफ फसलों की बात करें, हाल ही में अभी खरीफ फसलों के 14 खरीफ फसलों के क्या हुए हैं? समर्थन मूल्य जारी हुए हैं। तो खरीफ फसलों में प्रमुख रूप से कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो सूरजमुखी, उड़द, धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, ढैंचा, कपास, गन्ना, अरहर, मक्का। एक बार फिर से सुन लीजिए, एक साथ में आपको ये फसलें बता देता हूं, मिलेंगी नहीं जल्दी से, इसलिए आप नोट कर लीजिएगा जो न याद रहे। तो कौन कौन सी फसलें हैं? फिर से सूरजमुखी, उड़द, धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, ढैंचा, कपास, गन्ना, अरहर, मक्का। ढैंचा को सनई भी कहा जाता है। ढैंचा को सनई भी कहा जाता है। तो ये खरीफ की फसलें हैं। रबी की फसलों की बात करें तो गेहूं, चना, मटर, मसूर, सरसों, जौ, राई, आलू, ये आपकी सब रबी की फसलें हैं जिन्हें अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। जायद के अंतर्गत नकदी फसलें आती हैं, प्रमुख रूप से सब्जी, परवल, कुंदरू, लौकी, तरबूज, खरबूज, ये सब जायद की फसलें हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि भारत सरकार 22 फसलों को MSP जारी करती है, मिनिमम सपोर्टिव प्राइस, जबकि गन्ने के लिए FRP जारी करती है। भारत सरकार का आयोग CACPA सब जारी करता है। तो इंपॉर्टेंस है। अब एक बार रोग को फिर से दोहरा देते हैं। बाजरा हरित बाल रोग के लिए इंपॉर्टेंट है। चना उकठा रोग होता है। गेहूं में करनाल बंट, काला कीट, स्मट रोग होते हैं और ये सारे रोग कवक से होते हैं। भिंडी में पीत वर्ण सिरा या येलो वेन मोज़ेक रोग विषाणु से हो जाता है। आलू में ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। मक्का में सफेद कलियां हो जाती हैं, जिंक की कमी से होती है। धान में एक बहुत रोग होता है, धान नहीं दिया गया है ऑप्शन, टुंगरू रोग। कौन सा है? तो धान में टुंडू रोग हो जाता है, ये विषाणु से फैलता है। आप ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं
क्यूप्राइट किस प्रमुख तत्व का अयस्क है? क्यूप्राइट किस प्रमुख तत्व का अयस्क है? अब तत्व की बात करें, एलिमेंट किसे कहा जाता है? तो एलिमेंट की बात करेंगे पहले कि एलिमेंट यानी तत्व किसे कहा जाता है। तो अगर हम तत्व की बात करें तो तत्व से पहले हम जाएं कि जीवन की उत्पत्ति और उत्पत्ति की कारक कहां पर है। तो कहते हैं कि सबसे पहले ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और ब्रह्मांड में विस्फोट के पश्चात ग्रहों का निर्माण हुआ और उसी एकमात्र ग्रह पृथ्वी में जिसमें जीवन है उसमें से हम लोग हैं। तो तत्वों की बात करेंगे तो उसी का विभाजन जब किया गया तो तत्वों में विभाजित किया गया था। द्रव्य का विभाजन किसमें किया गया है? तो 3 इसमें किया गया है। तत्व यौगिक मिश्रण किसमें किया गया है? द्रव्य मैटर, हमारे चारों ओर विद्यमान जितनी भी सब चीजें हैं वे सब द्रव्य कहलाते हैं। क्या कहलाती हैं? मैटर कहलाती हैं। और ब्रह्मांड किससे मिलकर बना है? तो द्रव्य तथा ऊर्जा से मिलकर बना है। ब्रह्मांड किससे मिलकर बना है? तो द्रव्य तथा ऊर्जा से मिलकर बना है और द्रव्य को ही मैटर कहते हैं। अब उसका विभाजन 3 भागों में किया गया है, तत्व यौगिक और मिश्रण। तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है, धातु अधातु उपधातु। कितने भागों में बांटा गया है? धातु अधातु उपधातु, तीनों ही तत्व के भाग हैं। तो ये आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं क्यूप्राइट किस प्रमुख तत्व का अयस्क है? कैल्शियम, यूरेनियम, तांबा, एल्यूमिनियम, लेड और लोहा। तो ये प्रमुख रूप से आपका क्यूप्राइट, ये आपका जो क्यूप्राइट है ये तांबे का अयस्क है। किसका है? तांबे का अयस्क है। तांबे का एक और प्रमुख अयस्क होता है कॉपर पायराइट। आप नोट कर लीजिएगा, कॉपर पायराइट तांबे का एक प्रमुख अयस्क होता है। कैल्शियम की अगर बात करें तो जिप्सम और डोलोमाइट प्रमुख अयस्क हैं। जिप्सम और डोलोमाइट कैल्शियम के प्रमुख अयस्क हैं। गैलेना लेड का प्रमुख अयस्क है या शीशे का प्रमुख अयस्क है। यूरेनियम का पिच ब्लेंड सबसे प्रमुख अयस्क है। लोहे की कई प्रजातियां हैं जिनमें से 2 प्रजातियां बहुत ही प्रमुख हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। सिडेराइट भी होती है। तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये लोहे के अयस्क हैं। एल्यूमिनियम में कोरंडम बहुत बार पूछा गया है। कोरंडम, बॉक्साइट और क्रायोलाइट ये एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं। तो फिर से सुनिए, क्यूप्राइट और कॉपर पायराइट तांबे के हैं, पिच ब्लेंड यूरेनियम का है, जिप्सम डोलोमाइट कैल्शियम के हैं, कोरंडम बॉक्साइट एल्यूमिनियम के हैं, गैलेना लेड या शीशे का है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट आपका लोहा का है। तो अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, बहार किस प्रमुख फसल की प्रजाति है? बहार किस प्रमुख फसल की प्रजाति है? ए धान, बी गेहूं, सी अरहर, डी सरसों। तो बहार आपकी किसकी है? तो सी नंबर इसका सही है, अरहर की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? तो ये अरहर की एक प्रजाति है। अरहर की 2 प्रजाति और बहुत प्रमुख है, मालवी चमत्कार, अमर, आजाद और पारस। फिर से सुनिए, मालवी चमत्कार, अमर, आजाद और मालवी विकास तथा पारस ये अरहर की प्रमुख प्रजाति हैं। अगर धान की बात करें तो धान में मही सुगंधा, कौन सी? मही सुगंधा, जया, प्रथमा, कृष्णा, ये सब प्रमुख धान की हैं। एक आपकी प्रमुख है शुष्क सम्राट और रत्ना, ये आप याद रखिएगा। शुष्क सम्राट और रत्ना ये किसकी प्रजाति है? तो धान की प्रजाति है। गेहूं की बात करें तो गेहूं में अर्जुन, कुंदन, कल्याण और सोना, सोनालिका ये सब किसकी प्रजातियां हैं? गेहूं की हैं। अर्जुन, कुंदन, सोना, कल्याण ये सब किसकी हैं? तो गेहूं की हैं। सरसों की बात करें तो वरुण, पीतांबरी और जय किसान इसकी प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सी हैं? वरुण, पूषा बोल्ड, पीतांबरी, जय किसान। तो प्रमुख रूप से आप जय किसान, पीतांबरी और वरुणा को याद रखेंगे, ये सरसों की हैं। मटर की एक प्रजाति है, पत्ती विहीन प्रजाति होती है, उसे अपर्णा कहते हैं। क्या नाम है उसका? अपर्णा और प्रकाश, ये 2 मटर की प्रजातियां हैं। आंवला की बहुत एक प्रसिद्ध प्रजाति है कंचन, बनारसी। कंचन और बनारसी ये 2 किसकी प्रजातियां हैं? तो ये दोनों आंवले की प्रजाति हैं। इसी प्रकार सिंधु एक आम की प्रजाति है और ये बीज रहित प्रजाति है। आप याद रखिएगा, आम की बीज रहित प्रजाति कौन सी है? तो सिंधु है। अगला प्रश्न लेते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए
कमेंट करिए। अगला प्रश्न लेते हैं, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? कावेरी, महानदी, गोदावरी, सतलज, सोन, नर्मदा। तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कर्नाटक में स्थित हैं। किस जिले में है? तो कर्नाटक का कुर्ग जिला है, वहां पर ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां स्थित है और प्रमुख रूप से कावेरी नदी वहीं से निकलती है। कावेरी नदी कहां से निकलती है? तो कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। महानदी की बात करें तो ये आपके छत्तीसगढ़ में सिहावा पहाड़ी से निकलती है। छत्तीसगढ़ में एक पहाड़ी है, कौन सी? सिहावा, वहां से आपकी महानदी निकलती है। गोदावरी की बात करें तो ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। कहां से? तो महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर नाम पहाड़ियों से गोदावरी निकलती है। इसे बूढ़ी गंगा या बृहद गंगा भी कहा जाता है। सतलज नदी की बात करें, इंपॉर्टेंट है सतलज नदी, तो ये तिब्बत के मानसरोवर के निकट राकस झील या हिमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में मानसरोवर के निकट हिमायुंगडुंग के पास राकस झील से सतलज नदी निकलती है। सोन नदी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से? अमरकंटक की पहाड़ियों से, ये मध्य प्रदेश से निकलती है। नर्मदा नदी की बात करें तो ये भी अमरकंटक में ही, अमरकंटक की पहाड़ियों से मध्य प्रदेश से निकलती है। तो ये याद रखिएगा, सोन नदी और नर्मदा दोनों ही अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कावेरी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। महानदी की बात करें तो छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलती है। तो याद रखिएगा, ये प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल थे। अगला प्रश्न लेते हैं, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? ए अरावली पर्वत श्रेणी, बी अनाईमुड़ी, सी पालनी पहाड़ी, डी नीलगिरी पहाड़ी। तो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रेणी को माना जाता है। इसका निर्माण प्री कैम्बियन युग में माना जाता है। किस काल में माना जाता है? प्री कैम्बियन युग या काल में माना जाता है। प्री कैम्बियन काल का समय 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व था। गुजरात के कितना था? तो 600 से 570 मिलियन पूर्व का समय प्री कैम्बियन काल कहलाता है और उस समय इसका निर्माण माना गया था। उस समय इसे विश्व की सबसे प्राचीनतम माना जाता है, अरावली पर्वत श्रेणी को। और इसका विस्तार गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा तक है। कहां तक है? तो दिल्ली तक है। दिल्ली में मजनू पहाड़ी तक ये स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अनाईमुड़ी, तो दक्षिण भारत या भारतीय महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। ये अन्नामलाई पहाड़ी श्रेणी में स्थित है। तो अनाईमुड़ी कहां पर स्थित है? तो ये अन्नामलाई श्रेणी में स्थित है। इसे दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। नीलगिरी पहाड़ियों की बात करें तो ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों में मिलन स्थल है तीनों का, जहां पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट भी आकर मिलते हैं। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु भी मिलते हैं। और इसका सर्वोच्च शिखर दोड्डा बेट्टा है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। कौन सा है? दोड्डा बेट्टा। इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। पालनी की पहाड़ियां तमिलनाडु में स्थित है और यहाँ प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाईकनाल स्थित है। कौन सा है? कोडाईकनाल यहीं पर स्थित है। तो अगला प्रश्न ले लेते हैं, छठा, किस देश में चक्रवात को बादियों के नाम से जाना जाता है? हाल ही की न्यूज में देखें तो लगातार चक्रवात आ रहे हैं। बात करें अम्फान की, तो अम्फान चक्रवात ने भारत में दस्तक दी थी, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में। इसके पश्चात गुजरात और महाराष्ट्र में एक निसर्ग नामक तूफान ने दस्तक दी। देश दुनिया की बात करें तो ग्वाटेमाला और अल सल्वाडोर में अमांडा नामक तूफान आया। मैक्सिको और अमेरिका में कोलबाल्टा नामक तूफान आया है। तो चक्रवात का अलग अलग देश में स्थानीय नाम होता है। तो इसे ही क्वेश्चन पूछा गया है कि चक्रवात को स्थानीय भाषा में
बागियों के नाम से किस देश में जाना जाता है? तो ए फिलीपींस, बी कैरिबियन सागर, सी चीन, डी ऑस्ट्रेलिया। तो फिलीपींस में बागियों को, चक्रवात को स्थानीय भाषा में बागियों कहा जाता है। कैरिबियन सागर पश्चिमी क्षेत्र में टार्नेडो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टार्नेडो कहा जाता है यहाँ पर। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पर विली विली कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है। अमेरिका में हरिकेन कहा जाता है। चीन में टाइफून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो चीन में टाइफून के नाम से जाना जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, कैरिबियन सागर में टार्नेडो, चीन में टाइफून, संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन और ऑस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से इन्हें जाना जाता है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, खार्तूम शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ए स्प्री नदी, बी हडसन, सी नील, डी पोटोमैक और ई एल्बी नदी। तो खार्तूम शहर की बात की जा रही है कि किस नदी के तट पर स्थित है खार्तूम शहर? तो यह आपका नील नदी के तट पर स्थित है। किस तट पर? नील नदी के तट पर स्थित है। स्प्री नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? जो जर्मनी की राजधानी बर्लिन स्प्री नदी के तट पर स्थित है। हडसन नदी की बात करें तो अमेरिका का प्रसिद्ध शहर और सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर स्थित है। स्प्री पर बर्लिन स्थित है। नील नदी पर खार्तूम स्थित है। पोटोमैक नदी के तट पर वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी स्थित है। एल्बे नदी पर हैम्बर्ग जर्मनी का प्रसिद्ध शहर स्थित है। लंदन टेम्स नदी के तट पर स्थित है। पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। तो ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके 5 हो गए, 6-7 शहरों के नाम आ गए, नदियों के नाम आ गए। आप इन सब को नोट्स बनाते जाइए, रिवीजन करते जाइए, वीडियो को लाइक भी करते रहिए। अगला प्रश्न है, ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग किस प्रमुख प्रदूषक से होता है? एस्बेस्टस, नाइट्रेट, सीसा, पारा, फ्लोराइड। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग नाइट्रेट की अधिकता से होता है। किसकी अधिकता से होता है? तो ये नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है। सीसा से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र विषाक्त हो जाता है। पारा से मिनीमाता रोग हो जाता है। एस्बेस्टस से ब्लैक फुट रोग हो जाता है। फ्लोराइड से दांतों का क्षरण हो जाता है। तो एक ये मिनीमाता रोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पारा की अधिकता से जल में हो जाता है मिनीमाता, और मिनीमाता शहर आपका जापान में स्थित है। आप याद रखिएगा कि मिनीमाता शहर भी है और कहाँ है? जापान में है। सीसा से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र विकसित होता है। ब्लैक फुट रोग दांतों में क्षरण फ्लोराइड से हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की? ऑप्शन ए अशोक मेहता समिति, ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन सी GVK राव समिति और डी LM सिंघवी समिति ने। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में ये सिफारिश की। इसी समिति की सिफारिश पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 सितंबर 1959, 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में प्रायोगिक तौर पर शुरू की गई। इसके पश्चात आंध्र प्रदेश में इसे लागू किया गया था। तो याद रखिएगा, इसकी सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता ने की थी। बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार या शिल्पी भी कहा जाता है। GVK राव समिति की बात करें तो GVK राव समिति आपकी प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? प्रतिनिधित्व में सुधार से संबंधित थी। इसे 1985 में गठित किया गया था। इससे पहले एक समिति गठित होती हुई 1977 में अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति 1977 में गठित हुई थी और इसने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। 1986 में LM सिंघवी समिति गठित हुई। इसने स्थानीय सुशासन पद्धति पर जोर दिया। किस पद्धति पर? स्थानीय सुशासन पद्धति पर इसने जोर दिया था। तो ये सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा।
पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई? तो राजस्थान में कहाँ? तो नागौर जिले में इसे लागू किया गया था। अगला प्रश्न लेते हैं, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड लिटन और डी लॉर्ड मेयो। तो इसका आंसर ए सही है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ऐसा भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर था ये। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इन्हें भारत का उद्धारक भी कहा है। रिपन के काल को भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इसी ने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की और इसीलिए इसे स्थानीय स्वशासन का जनक भी माना जाता है। विलियम हंटर की अध्यक्षता में इसी के समय शिक्षा आयोग का गठन हुआ। प्राथमिक शिक्षा से यह संबंधित था। इसी के समय 10 की जनगणना की शुरुआत हुई। रिपन के समय ही इसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड कर्जन की बात करें, लॉर्ड तो ये 1899 से 1905 के मध्य भारत के गवर्नर बने थे। इनके समय पुलिस आयोग का गठन हुआ, सिंचाई आयोग का गठन हुआ। टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 में हुआ। इसी के समय पहली बार सीआईडी विभाग, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट 1903 में गठित हुआ। इसी के समय बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। इसी के समय कृषि बैंक की स्थापना हुई। कृषि अनुसंधान केंद्र, रेलवे बोर्ड 1905 में स्थापित हुआ था। तो कई काम इसके समय भी हुए थे। भारत में गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन की तुलना औरंगजेब के शासनकाल से की है, ये अलग बात है। लॉर्ड लिटन की बात करें तो ये एक साहित्यकार भी था और ओवेन मेरिडिथ के नाम से साहित्यिक रचना किया करता था। किस नाम से? ओवेन मेरिडिथ के नाम से किया करता था। इसी के समय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था जिसमें महारानी विक्टोरिया ने कैसरे हिंद की उपाधि धारण की थी। कैसर ए हिंद की उपाधि धारण की थी। इसी के ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया था जिसके तहत भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया था। इंपॉर्टेंट है कि वर्नाक्यूलर एक्ट किससे संबंधित था? तो भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध से संबंधित था। किसने लगाया था? तो लॉर्ड लिटन ने लगाया था। इसके समय प्रथम अकाल आयोग भी गठित हुआ था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को आकाश से होने वाला वज्रपात भी कहा था। इसने 2-3 काम किए जो भारत के बड़े विरुद्ध थे। इसने सिविल सेवा परीक्षा की आयु को 21 से घटाकर 19 वर्ष किया। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये 2-3 काम इसने किए थे, तो याद रखिएगा। लॉर्ड मेयो की अगर हम बात करें तो लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में की थी। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना की। कृषि वाणिज्य विभाग की स्थापना की। 1865 में कलकत्ता, मद्रास, बंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना की। पहली प्रायोगिक जनगणना की शुरुआत की। रेलवे व्यवस्था की शुरुआत की। परंतु 1872 में पोर्ट ब्लेयर में शेर अफगान नामक एक कैदी ने इनकी चाकू मारकर हत्या कर दी थी। तो ये पॉइंट रहे आपके लॉर्ड मेयो से। अगला प्रश्न लेते हैं, निष्काम कर्म का सिद्धांत किस उपनिषद में मिलता है? निष्काम कर्म मतलब कर्म कीजिए, फल की इच्छा ना कीजिए, यही निष्काम कर्म का सिद्धांत है। और ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह ईशो उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है? ईशो उपनिषद से ये बात ली गई है। अब उपनिषदों की बात हुई है तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप निम्न आसन पर बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान ही उपनिषद कहलाता है। क्योंकि ये वेदों के अंत में लिखे गए थे इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। प्रमाणिक उपनिषदों की संख्या 12 है, परंतु कुल उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है और सबसे छोटा उपनिषद मांडूक्य उपनिषद है। सबसे छोटा उपनिषद मांडूक्य उपनिषद है, परंतु मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है कि सत्य की जीत होती है, तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है।
जबकि छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण का वर्णन किया गया है। कृष्ण को छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण का वर्णन किया गया है। किस उपनिषद में? तो छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। छांदोग्य उपनिषद में ही इतिहास को पंचम वेद की उपमा दी गई है। किसकी दी गई है? पंचम वेद की उपमा दी गई है। श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का या शिव देवता या रुद्र का वर्णन मिलता है। श्वेताश्वर उपनिषद से किसका वर्णन मिलता है? तो रुद्र का उपनिषद मिलता है, वर्णन मिलता है। भक्ति की बात करें तो भक्ति भी श्वेताश्वर उपनिषद से मिलती है। मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। किस उपनिषद में? मुंडकोपनिषद में